नमस्कार। हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर सतत बात कर रहे हैं। विभिन्न प्रश्न पत्रों की सतत यहाँ कालांश हो रहे हैं और जो बीती कक्षा थी उसमें हमने देखा कि हिंदी साहित्य क्या है, उसका इतिहास किस तरह लिखा जा रहा है कि लिखा गया और किस तरह काल विभाजन और नामकरण विषयक जो बातें थी वो हमने देखी। काल विभाजन के प्रयासों को हमने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को आधार बनाते हुए ही देखा, लेकिन साहित्य इतिहास परंपरा की जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, मुझे लगता है कि उन पर एक अलग से बात होनी चाहिए थी। इसीलिए उस रिक्तता की पूर्ति के लिए आज की ये कक्षा। देखिए, साहित्य और इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। साहित्य इतिहास शब्द जब हम देखते हैं तो साहित्य का इतिहास क्या है, और जब हम हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा पर बात करते हैं तो ऐसे अनेक ग्रंथ मिलते हैं जिसमें इतिहास के कुछ सूत्र मिलते हैं, जैसे कि 84 वैष्णवन की वार्ता ले लीजिए और 252 वैष्णवन की वार्ता ले लीजिए, भक्तमाल ले लीजिए। तो ये सारे वो ग्रंथ हैं, चाहे कालिदास हजारा ले लीजिए, कविमाला ले लीजिए, तो ये सारे वे ग्रंथ हैं जिनमें सन संवत का तो इतिहास अभाव मिलता है, लेकिन वहाँ पर कुछ परंपरा के रूप में जो साहित्य है उसका उल्लेख वहाँ मिलता है। लेकिन चूंकि वहाँ पर कालक्रम नहीं है और प्रामाणिकता नहीं है, इसलिए उन्हें साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। तो साहित्य का इतिहास ग्रंथ क्या है और उसके जो आधार भूमि किस तरह बनाई जाती है, कौन से आधार ग्रंथ वहाँ पर लिए जाते हैं, उससे संबंधित कुछ बात। देखिए, जब हम साहित्य इतिहास का आधार बनाते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार बनाते हैं, तो वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हमें रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर काम में आती हैं। देखिए, जो भी साहित्यकार हैं, जो भी रचनाकार हैं, उनकी प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों जो ग्रंथ हैं उनको हम आधार ग्रंथ के रूप में वहाँ पर काम में लेते हैं, आधार सामग्री के रूप में उसका चयन करते हैं। उसके बाद केवल यदि वो ग्रंथ नहीं है उनके और साहित्यकारों और रचनाकारों का परिचय देने वाली यदि कुछ पुस्तकें हैं, कोई ग्रंथ है, तो उनको भी वहां पर आधार भूमि के रूप में स्वीकार किया जाता है, आधार भूमि बनाया जाता है। इसी तरह साहित्य के विभिन्न अंगों, धाराओं और रूपों, प्रवृत्तियों की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले यदि कुछ ग्रंथ हैं, मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि आदिकाल में 5 तरह की प्रमुख धाराएं हैं, जिसमें कि सिद्ध, जैन, नाथ, लौकिक और रासो काव्य धारा, और ये सारी चीजें मिलती हैं। तो इन काव्य धाराओं से संबंधित जो ग्रंथ हैं, कुछ प्रवृत्ति विशेष को लेकर जो ग्रंथ हुए होंगे, उनको एक जगह जो आलोचक और साहित्यकारों ने इकट्ठा किया और फिर उस धारा विशेष का नाम दिया, और इस तरह नामकरण का प्रयास करते हुए फिर इतिहास की विभिन्न सरणियों से वो गुजरे। तो इस तरह साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, धाराओं पर जो बात करने वाली जो कृतियां हैं, उनको भी आधार ग्रंथ के रूप में वहां पर रखा जाता है। इसके पश्चात जो ऐतिहासिक सामग्री है, बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि रखती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात रखती है। जो शिलालेख होते हैं, जो वंशावलियां होती हैं, जो उत्कीर्ण जो पत्थर होते हैं जहां महलों पर कर ले जाएं, या शिलांकित जो कृतियां जितनी भी होती हैं, वो सभी ऐतिहासिक सामग्री के रूप में रखी जाती हैं और इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इसी तरह जिस भी युग की हम बात कर रहे हैं, उस समय का कोई ग्रंथ, जरूरी नहीं है कि वो साहित्य से संबंधित कोई ग्रंथ हो, लेकिन ऐसा ग्रंथ जो उस कालखंड की, उस समय विशेष की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर जो प्रकाश डालता हो, जो बात करता हो, विहंगम दृष्टि रखता हो, उसको भी साहित्य के इतिहास लेखन में आधार भूमि, आधार सामग्री के रूप में वहां पर रखा जाता है। तो ये 5 बातें हैं। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, जब मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की बात मैं साथ साथ करती रहूंगी, यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो इस तरह पूछा जा सकता है कि साहित्य इतिहास के संबंध में असंगत कथन को अलग कीजिए, तो वहां पर ये प्रश्न आ सकता है। तो ये ध्यान दें ये बात कि आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, ऐतिहासिक सामग्री, साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, साहित्यकारों का परिचय प्रस्तुत करने वाली सामग्री, सभी को साहित्य इतिहास का आधार बनाया जा
सकता है। चलिए आते हैं, प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं यो हम पढ़ चुके हैं, अब आपकी टिप्स पे होना चाहिए। जो हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें, पहला इतिहास ग्रंथ जिसने लिखा है फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच विद्वान गार्सद तासी ने लिखा है, और उस ग्रंथ का नाम है इस्तवार de la littérature andouille et हिंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा में लिखा है इसलिए अजीब नाम लगेगा आपको। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग जो है 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात इसका एक और संस्करण निकला, परिवर्धित संस्करण निकला, जिसमें 1871 में वो प्रकाशित हुआ, और उसमें पर्याप्त संशोधन, काफी संशोधन किए गए, और फिर समूचे जो ग्रंथ है उसे 3 खंडों में विभाजित किया गया। तो ये कुछ बातें थी गार्सद तासी के इतिहास संबंधी ग्रंथ पर। हम इसमें देख सकते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से उन कवियों को रखा गया, केवल और केवल इतिवृत्त कुछ का प्रस्तुत किया गया, कालक्रम नहीं था वहाँ, काल विभाजन का कोई प्रयास वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। तो ये इस इतिहास ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारियां। फिर जो द्वितीय इतिहास ग्रंथ जिसे कहा जाता है, जो शिवसिंह सरोज, तो ये शिवसिंह सेंगर द्वारा रचा गया है, और 1883 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। तो जब हम शिवसिंह सरोज को देखते हैं तो लगभग 1000 कवियों का परिचय है, और यहाँ पे वर्णमाला के क्रम में है, और हिंदी कविता के संबंध में एक ज्ञान परंपरा का ये निर्वहन करता है। देखिए यहाँ पर जो जिन कवियों को रखा गया है उनका इतिवृत्त यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, उनका परिचयात्मक भूमिका दी गई है, बाकी और किसी तरह का प्रयास, काल विभाजन का प्रयास यहाँ पर नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि गार्सद तासी की जो परंपरा थी उसी को ये ग्रंथ आगे बढ़ाता है, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम यहाँ पर नहीं मिलता है। हाँ, एक ये है कि 1000 कवियों को उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया और उस तरह वर्णमाला अनुक्रम में एक तरह से कोश तैयार किया, तो ये एक प्रयास यहाँ पर नजर आता है शिवसिंह सेंगर का। फिर आता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये इतिहास नहीं होते हुए भी, क्योंकि पूर्णतः इतिहास ग्रंथ नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में साहित्य का, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। देखिए, इन्होंने जब इतिहास ग्रंथ लिखा तो केवल हिंदी भाषा के साहित्य को उन्होंने केंद्र में रखा, वहाँ पर संस्कृत और प्राकृत को उन्होंने इस इतिहास ग्रंथ में शामिल नहीं किया। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग को ग्रियर्सन जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। प्रश्न बनता है अक्सर इस पर कि ग्रियर्सन ने कौन से युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, तो भक्ति काल को कहा है, और 16वीं-17वीं शताब्दी के जो युग को उन्होंने कहा है। ये जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका जो हिंदी अनुवाद एक तरह से आप कह लीजिए वो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से, इस नाम से उन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है, विशेष ध्यातव्य है, इसलिए ध्यान रखें। इसके बाद हम यदि बात करें मिश्र बंधुओं ने इसकी रचना की। इसके प्रथम 3 भाग तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी। देखिए, प्रकाशन वर्ष जरूर ध्यान रखें। जो प्रश्न है नेट आदि के वो इसी पर बनते हैं, और कई बार काल क्रमानुसार चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए भी ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें जब हम शिवसिंह सेंगर के सरोज की बात करते हैं, शिवसिंह सरोज की, वहाँ 1000 कवियों को स्थान दिया जाता है। यहाँ पर 5000 कवियों को जो साहित्यकार हैं वो स्थान दे रहे हैं, और कवियों के जीवन वृत्त के साथ साथ उन्होंने साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डालने की चेष्टा उन्होंने की है, ये बात ध्यान रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो अपने इतिहास ग्रंथ की बहुत सारी आधार सामग्री मिश्र बंधु विनोद से लेते हैं, इसलिए एक उदाहरण उनका अक्सर पूछ लिया जाता है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधुओं विनोद से लिए हैं, किसका उदाहरण है, किसका कथन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो अनेक कवियों का जो आधार है, परिचयात्मक विवरण जो है, वो मिश्र बंधु विनोद से लिया है। तो बहुत सारे कवियों को एक स्थान पर संकलित करने के उद्देश्य से
और साहित्य को रेखांकित करने के प्रयास से, साहित्य के इतिहास को समेटने के प्रयास से मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद जो आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित होता है। हिंदी शब्द सागर जो है शब्दकोश हैं और उनकी भूमिका के रूप में प्रकाशित होता है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं, शुक्ल के इतिहास को देखते हैं, तो उन्होंने 900 वर्षों का जो समय है उसे समेटने का प्रयास किया है। यहाँ काल विभाजन का प्रयास होता है, या नामकरण का प्रथम प्रयास होता है। और जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरे भक्ति काल को 2 शाखाओं और फिर उनकी 2 और उपवर्ती शाखाओं में बांटते हैं। सगुण और निर्गुण में बांटकर, सगुण में फिर कृष्ण मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा, और निर्गुण में प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, इस तरह वो बांटते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रयास था काल विभाजन की दृष्टि से, प्रवृत्तिगत वैशिष्ट्य की दृष्टि से। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो रचनाकारों का केवल इतिवृत्त यहाँ पर नहीं दिया गया है, बल्कि प्रवृत्तिगत इतिहास और परंपरा के माध्यम से यहाँ पर रचनाकारों के साहित्यिक मूल्यांकन को प्राथमिकता देने का प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को देखते हैं तो कुछ एकांगी दृष्टिकोण वहाँ नजर आते हैं। कुछ कवियों को वो बहुत अधिक तरजीह दे देते हैं। ऐसा भी कहा है कि कई कई जगह वो बहुत उनका जो नजरिया है वो वस्तुनिष्ठ नहीं रहा, तो ये भी एक आपत्ति आती है। लेकिन अब तक जो प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ कहा जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहा जाता है। इनका काल विभाजन सर्वाधिक मान्य है, नामकरण सर्वाधिक मान्य है। आज भी हिंदी साहित्य का जो विद्यार्थी है वो शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को ही प्रामाणिक और मान्य मानते हुए उसका अध्ययन करता है। शुक्ल के बाद हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, जो इतिहास ग्रंथ आया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है और 1940 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई। देखिए, ये कोई इस तरह का इतिहास ग्रंथ नहीं है जैसा कि शुक्ल ने लिखा है, वरन इसमें स्वतंत्र लेख हैं और उन लेखों में तथ्य और निष्कर्ष वहां पर दिए गए हैं, नई अवधारणाएं वहां पर दी गई है। तो यहाँ पर जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करते हुए यदि कोई एकांगी दृष्टिकोण रखता है तो वो उसका खंडन करते हैं। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि को नकार कर वहाँ का युग की परिस्थितियों को प्रमुखता देते हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो परंपरा के महत्व को वहाँ स्थापित करने का प्रयास करते हैं और उन धारणाओं को खंडित करते हैं जो कि सर्वथा एकांगी हैं। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र एक कथन कहते हैं यहाँ पर डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का बाहर आना वैसा ही था। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है केवल इस्लाम को भक्ति काल या भक्ति के प्रादुर्भाव का एक महत्वपूर्ण कारण बताते हैं, वहाँ ये खंडन करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि इस्लाम का बाहर आना, यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी जो भक्तिकालीन साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब लिखते हैं तो वो ऐतिहासिक चेतना और पूर्व परंपरा बोध दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की और बात करें तो संत काव्य परंपरा के स्रोतों का इन्होंने अनुसंधान किया और सिद्धों और नाथपंथियों की जो वाणियां हैं, जो सरणियां हैं, जो पद्धतियां हैं और उनका जो काव्य शैलियां हैं, उनको तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ये स्पष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया कि किस प्रकार ये कबीर और जो परवर्ती आने वाले जो कवि हैं, कबीर आदि, वो इनसे प्रभावित है। और वो कहते हैं कि भाव, विचार और जो तर्क पद्धति है वो इसके आधार पर ये कहते हैं कि हिंदी का जो संत काव्य है वो नाथों और सिद्धों की देन है। मतलब नाथ और सिद्धों का जो साहित्य है वो हिंदी संत काव्य की पूर्व पीठिका तैयार करता है। तो ऐसा वो बहुत सारी नई वहाँ पर अवधारणाएं देते हैं, किस प्रकार किस किस कालखंड में क्या अवधारणाएं दी है। जैसे जैसे हम एक कालखंड पढ़ेंगे वहाँ पर उसका अध्ययन करते जाएंगे।
इसी तरह यदि हम साहित्य इतिहास ग्रंथों में अगला इतिहास ग्रंथ लें जो कि महत्वपूर्ण है, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाश में आता है। देखिए, जब हम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, तो इन्होंने 693 ईस्वी से जो 1693 ईस्वी का जो समय है उसी को अपने इतिहास ग्रंथ में लिया है। तो लगभग भक्ति काल तक के समय को, इसके पश्चात के कालखंड को उन्होंने नहीं लिया है। तो ये एक इसकी रिक्तता रही है कि ये भक्ति काल तक ही सीमित रहा है। ये 7 प्रकरणों में विभक्त किया है और उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा का ही अनुसरण किया है। यदि हम इनमें देखें तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, ऐसे जुमलों, ऐसे शीर्षकों के लिए इन्होंने संत काव्य और प्रेम काव्य, जो ऐसे नाम, संक्षिप्त से नाम इन्होंने दिया है। इसी के साथ ही यदि हम देखें तो वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उन्होंने उससे पूर्व एक संधि काल भी जोड़ दिया है, जहां पर आप कह सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा का जो काव्य है उसे उनमें रखा होगा। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये जो लिखित रूप मिलता है वो यहाँ पर केवल और केवल भक्ति काल तक मिलता है। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा ये लिखा गया है और ये हिंदी साहित्य को 16 भागों में बांटता है। 16 भाग जो हैं वो अलग अलग साहित्यकारों द्वारा लिखे गए हैं, अलग अलग रचनाकारों द्वारा लिखे गए हैं और इस प्रकार वो महत्वपूर्ण कोशिश करते हैं बात करने की। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो एक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य विषयक ये ग्रंथ भी है, जो कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन 3 भागों में हिंदी साहित्य को बांटता है। देखिए, ये प्रमुख इतिहास ग्रंथ थे और इन इतिहास ग्रंथों के अलावा भी बहुत सारे जो समीक्षात्मक ग्रंथ हैं वो हिंदी साहित्य में लिखे गए हैं, लेकिन उनसे किसी एक पक्ष, अंग या काल को यदि हम देखें, किसी विचारधारा को देखें, किसी साहित्यिक धारा को देखें, तो वहां पर उससे संबंधित ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु, दोनों चीजें वो प्रदान करते हैं। इसी तरह यदि हम कुछ विशेष देखें तो जैसे डॉक्टर भगीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र की रीति काव्य की भूमिका, ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है। श्री परशुराम चतुर्वेदी का उत्तर भारत की संत परंपरा बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस ग्रंथ की बात कर सकते हैं। डॉक्टर श्री प्रभुदयाल मीतल का चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का राधा वल्लभ संप्रदाय, ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन ग्रंथों की आप बात कर सकते हैं। मोतीलाल मेनारिया का राजस्थानी भाषा और साहित्य पर महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णे का आधुनिक काल संबंधी विषयक शोध ग्रंथ, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं वहां पर विभिन्न कालखंडों के आधार पर, काव्य रूपों के आधार पर और शोध प्रबंध के आधार पर ये ग्रंथ मिलते हैं। तो हमने देखा कि गारसद तासी से लेकर अब तक की जो परंपरा है उसमें लगभग हम जान पाते हैं कि 1 शताब्दी के जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है वो अनेक दृष्टियों, रूपों के आधार पर उसका आकलन और मूल्यांकन करता हुआ वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो लेखन है वो सतत अभी तक जारी है। वर्तमान में और अधिक बातें होंगी और अधिक जो दृष्टियां यहाँ पर इतिहास से संबंधित विकसित होंगी, ऐसा मानना है। तो आज के लिए हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी इतनी ही बातें। नमस्कार।